गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग, जो अब आपको प्रोसेस करनी है। जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हर ट्रांजेक्शन से दो चीजें अफेक्ट होती हैं, जिसमें से एक चीज को हम डेबिट करते हैं और दूसरी चीज को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिपेंड करता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर, जिसमें ये कहा गया है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज के, हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक इफेक्ट को हम बोलते हैं डेबिट इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वहां पे जो एक यूनिट ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, कि हम यहाँ पर हर चीज को एक अकाउंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो वट एवर इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन इज नोन एज अ सेपरेट अकाउंट। तो यहां पर हर अकाउंट जो एक किसी भी ट्रांजेक्शन से अफेक्ट होता है, उसको हम एक सेपरेट एंटिटी के नाम से अलग से एक अकाउंट बना के रखते हैं, और उसमें हम डेबिट भी करते हैं और उसमें हो सकता है क्रेडिट भी। तो किस अकाउंट को कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ठीक है, और रूल को दो अलग अलग सिस्टम से हम पढ़ सकते हैं। पहले जो सिस्टम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो है ट्रेडिशनल सिस्टम। इसके अलावा जो है वो दूसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम, या फिर हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, जहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। तो अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम हम अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें टोटल जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, दो के बाद फिर उसमें तीसरी कैटेगरी मर्ज होती है। ठीक है, तो जो दो कैटेगरी हैं उसमें पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसके बारे में आपको बता रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि वो सारे अकाउंट जो किसी ना किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, मतलब जिनका पर्सनल नेम से, पर्सन से कनेक्शन है, वो सारे अकाउंट कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का के अलावा जो हमारे दूसरे अकाउंट होते हैं उन सबको हम एक ब्रॉड कैटेगरी इम्पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो एक वो अकाउंट हो गए जिनका कहीं ना कहीं किसी पर्सन के नाम से रिलेशन है, और दूसरा वो जो पर्सन के नाम के अलावा किसी और चीज से कनेक्टेड है, तो वो हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। तो पर्सनल अकाउंट एक कैटेगरी हो गई और इम्पर्सनल अकाउंट दूसरी कैटेगरी। ओके, इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो यहाँ पे गिवन है, और पर्सनल अकाउंट को मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। हालांकि जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो हमें अलग अलग पर्सनल अकाउंट के लिए कोई अलग अलग रूल फॉलो नहीं करना है, सभी के लिए रूल एक ही है। लेकिन पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है ये आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेदर इट इज ऑफ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ तीन पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। मैंने क्या बनाई है, मतलब है। ओके, तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है ऊपर वाले ने जिसको दुनिया में यहाँ भेजा है, मीन्स ऑल द लिविंग पर्सन्स। इंसान की बात कर रहे हैं, जानवर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जानवर अकाउंटिंग नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर ऑल द लिविंग मेल एंड फीमेल जो भी हैं वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जो जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आते जाते, देखते हैं, खाते पीते हैं, वो सभी लोग इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। दे आर द नेचुरल पर्सन्स लाइक यू एंड मी। और आपके आसपास आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो भी हैं वो सब नेचुरल पर्सन्स। दूसरी कैटेगरी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन्स की है। आर्टिफिशियल पर्सन्स आर रियली नॉट पर्सन्स, ठीक है, बट दे आर कंसीडर्ड एज पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में उनको हमने इंसान माना है। ठीक है, तो दे आर नॉट द लिविंग पर्सन लाइक यू एंड मी। ठीक है, ना वो सांस लेते हैं, ना वो चलते फिरते हैं, ना वो खुद से कोई काम करते हैं, बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज पर्सन्स। इस कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं कोई कंपनी। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कानून के द्वारा जिसका जन्म होता है, कंपनी एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, पर्सन, कंपनी के बाद कोई फर्म हो सकती है जो आप बाजार में देखते हैं, बहुत सारी फर्म्स के नाम, हर दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है किसी
फर्म का नाम रहता है, तो वो अपने आप में क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जब आप कहीं बाजार से कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो आप उस दुकानदार का नाम कभी नहीं बताते कि किस दुकान से लेकर आए हैं, उस दुकान का नाम बताते हैं, मतलब वो फर्म है जिससे उसकी एक आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, तो वो एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ब्रॉड बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो। जस्ट हमारा स्कूल जो है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर.के. डागा एकेडमी, तो ये भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद कोई बैंक तो आपने बहुत सुनी होगी, देखी होगी, गए भी होंगे, विजिट भी किए होंगे, है ना। तो बैंक जो होता है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। प्रैक्टिकली बैंक खुद काम नहीं करता है, ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बहुत सारे लोग जो वहां पर काम करते हैं वो सब बैंक के लिए काम करते हैं, मीन्स दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। तो हम ये मानते हैं कि बैंक इज वर्किंग, आदमी काम कर रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मेरा कहां पर अकाउंट है और किसने मेरे कितना पैसा मेरा कहां पर है, तो हम बोलते हैं बैंक से। अगर पैसा निकालना है तो हम क्या बोलते हैं, बैंक से ले आओ, बैंक को दे आओ वगैरह। मीन्स यहां पर बैंक को भी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम एक कॉर्पोरेशन जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशन होते हैं, दे आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उनको कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया है, तो दे आर आर्टिफिशियल पर्संस। अब इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई है रिप्रेजेंटेटिव पर्संस की बनाई गई है। रिप्रेजेंटेटिव पर्संस में ये 4 अकाउंट आते हैं, स्पेशली आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। ठीक है, ये चारों जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं एक किसी वीडियो में, जहां पे हमने जो अकाउंट्स की वोकैबुलरी थी उसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसी में चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यू हैव टू पे, मीन्स यू हैव एंजॉयड द फैसिलिटी, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट आपको करना बाकी है। अब जिसको भी करना बाकी है, कहीं ना कहीं वो पर्सन उसके पीछे है जिसको आप पेमेंट देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपको अभी पे करना बाकी है, यू हैव कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी बट स्टिल बिल नहीं आया है, इसलिए आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे किसको करेंगे, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के किसी ना किसी जोन में जाके आप उसका पेमेंट करेंगे। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम दिया गया, लेकिन उसके पीछे कौन है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब जो आपने पे नहीं किया है। प्रीपेड का मतलब होता है जहां आप एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल का जो बिल होता है, आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं, तो यू हैव पेड द मनी टू हुम, ऑब्वियसली जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडा और आइडिया हो सकता है, वोडाफोन आइडिया हो सकता है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है जिसको आपने पेमेंट किया हुआ है इन एडवांस। तो जो भी आपने पेमेंट किया उसके पीछे कोई ना कोई पर्सन है जिसको आपने पेमेंट किया हुआ है। अगर इन केस वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है तो आप किसके पास जाएंगे, ऑब्वियसली आप उस कंपनी को फोन करेंगे, उस कंपनी में कंप्लेन करेंगे जिसको आपने प्री पेमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे कोई ना कोई पर्सन है जिससे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अक्रूड और अनअर्न्ड, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये 2 वर्ड्स होते हैं। अक्रूड का मतलब होता है कि वेन यू हैव गिवन द सर्विसेज, आप काम कर चुके हैं लेकिन आपको पैसा अभी नहीं मिला है। ये इनकम जो है वो आप कमा चुके हैं लेकिन आपने पैसा रिसीव नहीं किया है, देयरफॉर इट इज अक्रूड इनकम। अब अगर ये इनकम आपको नहीं मिलती है तो आप किसके पास जाएंगे, ऑब्वियसली जिसके लिए आपने काम किया था। तो देयर इज अ पर्सन, ठीक है, अक्रूड के पीछे कोई पर्सन है जिससे वो पैसा आपको लेना है। एंड लाइक दैट अनअर्न्ड, अनअर्न्ड का मतलब होता है कि बिना कमाए हुए ही आपको कोई इनकम मिल चुकी है, मतलब आपने सर्विसेज नहीं दी है लेकिन आप पैसा रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, पैसा ले चुके हैं, तो वो पर्सन जिसने आपको पेमेंट दिया है वो आके आपकी गर्दन पकड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं के पीछे पर्सन है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे। उसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द असेट। असेट यू नो वेरी वेल कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिजनेस करने में काम में आती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो आपको स्ट्रेंथ देती है।
ठीक है, आपके रिसोर्स का काम करती है, वो सब चीजें आपके लिए असेट कहलाती है, राइट। तो असेट को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट का मतलब होता है विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, ठीक है, जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है, रुपए भी हैं, ठीक है, जो कैश होता है दैट इज ऑल्सो टेंजिबल असेट, क्योंकि उसको भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब होता है द असेट विच कैन नॉट बी सीन और टच बट विच कैन बी फेल्ट। जैसे आपका कोई अधिकार है, अब अधिकार को आप फील कर पाते हैं लेकिन अधिकार आपको दिखाई नहीं देता है। पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ऐसी बहुत सारी असेट्स होती हैं जो आपकी असेट हैं एंड दे आर हेल्पफुल इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट आप उसको देख नहीं पाते हैं, उसको टच नहीं कर पाते हैं, वो कहलाती है आपकी इनटेंजिबल असेट्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं टेंजिबल असेट्स में, जैसे स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से इनटेंजिबल में जो मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, इसके अलावा नो हाउ हो सकता है, ऐसे 1-2 चीजें और भी हो सकती। तो ये कहलाती है आपकी इनटेंजिबल असेट। उसके बाद आते हैं अब बचे हुए जो अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट होते हैं आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स जो रेगुलर नेचर में आप खर्च करते हैं फॉर द टेम्परेरी बेनिफिट, और जो पैसा आप रिसीव करते हैं फॉर द टेम्परेरी सर्विसेज, जो आप प्रोवाइड करते हैं किसी को, उसके बदले में जो पैसा आपको मिलता है वो आपकी इनकम होती है, और जो आप किसी को पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। तो यहां पर टेम्परेरी नेचर की जितने भी आप पेमेंट्स करते हैं या आपको रिसीट्स होती हैं, दे आर कंसीडर्ड एज एक्सपेंस और इनकम ऑफ द बिजनेस, उसको हम डालते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में फर्दर हम 2 कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल अकाउंट्स रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है टेम्परेरी नेचर की, जो रेगुलर बेसिस में आपके बिजनेस में होती है, एंड दे आर नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, दे शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और एक अकाउंटिंग पीरियड में उनका जो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इनको 2 कैटेगरी, एक्सपेंस एंड इनकम्स। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पे एक ही नाम एक्सपेंस में भी हो सकता है और इनकम में भी हो सकता है। इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है किस बेसिस पर, वेदर वी आर पेइंग और रिसीविंग, ठीक है। अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इनकम होगी। तो यहां पर सैलरी एंड वेजेस बिजनेस के लिए कभी भी इनकम नहीं हो सकता है, ये हमेशा ही एक्सपेंस होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्काउंट, इट मे बी इनकम और इट मे बी एक्सपेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपने डिस्काउंट अलाउ किया था व्हेन यू आर गेटिंग द पेमेंट, और आपको डिस्काउंट मिला था व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज इनकम, और जब आपको कोई पेमेंट करता है तो आप उसको डिस्काउंट देते हैं, दैट इज एक्सपेंस। तो है आपका डिस्काउंट ही, लेकिन वन साइड इट इज एक्सपेंस, तो दूसरे साइड में वो इनकम भी हो सकता है। उसी तरीके से कमीशन है, व्हेन यू वर्क फॉर समबडी एल्स तो यू गेट द कमीशन, एंड व्हेन समबडी वर्क्स फॉर यू ही गेट द कमीशन, यू पे हिम कमीशन। तो एक तरफ ये आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, दूसरी तरफ इनकम भी हो सकता है। उसी तरीके से व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, बैंक गिव्स यू इंटरेस्ट, राइट, दैट इज योर इनकम, एंड व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक यू हैव टू पे इंटरेस्ट, दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम, एंड इट डिपेंड्स सिंपली, इफ वी आर पेइंग इट इज एक्सपेंस, इफ वी आर रिसीविंग इट इज इनकम। तो यहां पर एक्सपेंस और इनकम की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, और बहुत सारे इनकम भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, फ्रेट है, कार्टेज है, कैरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, स्टेशनरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, लाइटिंग का एक्सपेंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल सिस्टम में हमने अकाउंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सबसे पहले पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड विद द persons, and other accounts which are not related with the persons are known as impersonal account. पर्सनल अकाउंट को फर्दर मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में लिविंग पर्सन है लाइक यू एंड मी। आर्टिफिशियल पर्सन में वो हैं
जो रियली पर्सन नहीं है बट दे आर कंसीडर्ड एज पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, जैसे कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने 4 नाम लिखे हुए हैं और ये 4 ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं एज पर योर बुक्स। बट इन माई ओपिनियन देयर मे बी 2 मोर पर्सनल अकाउंट, representative personal account. One is capital account, the other one is drawing account. कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस के ओनर को। वहां पे हम बिजनेस के ओनर का नाम ही लिखते हैं, ऑल्दो कि ही इज लिविंग पर्सन, लेकिन हम वहां पे उसके नाम की जगह उसकी जगह लिखते हैं कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट। तो इन माय ओपिनियन दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आते हैं हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल द अकाउंट्स विच आर impersonal account are categorized in 2 categories, right? Real account and nominal account. Real account means all the accounts related with the asset, and asset may be of 2 types, tangible and intangible. फिर nominal account, another category of impersonal account. Nominal accounts are connected or related with the expense or income of the nominal nature, means revenue nature. राइट, रेवेन्यू नेचर का मतलब कि जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से होता है। अकाउंटिंग पीरियड में वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस तरह के जो भी पेमेंट आप करते हैं या जो इनकम आपको रिसीव होती है रेगुलर बेसिस पर छोटी छोटी टुकड़ों में और फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, वो सारे के सारे जो भी पेमेंट्स और रिसीट्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। जैसे आप सैलरी पे करते हैं तो यू हैव टू पे एवरी मंथ, ठीक है, आप हर मंथ सैलरी पे करते हैं और आपको हर मंथ सैलरी मिलती भी है। रेंट है जो आपको हर महीने पे करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट है जो आपको हर 3 महीने में या 6 महीने में पे करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आपको एवरी मंथ भरना होता है। जो फोन का रिचार्ज है मे बी कि हर 3 महीने में आपको पेमेंट करना पड़ता है, मंथली भी होता है, 3 महीने में भी होता है, और आप चाहें तो 1 साल के लिए पूरा पेमेंट भी कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। 1 साल के अंदर आप जब उसको पेमेंट करते हैं तो 1 साल में उसको पूरा यूटिलाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स मतलब रिसीट और पेमेंट्स हैं जो जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड में किसी शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट के लिए आपने किया है या आपको मिला है, तो वो आते हैं। अब टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट का मतलब होता है द असेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच, वो सारी की सारी आपकी टेंजिबल असेट है। इनटेंजिबल असेट का मतलब व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, वो सारी इनटेंजिबल असेट है, ठीक है। इंटेंजिबल असेट में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, नो हाउ है, ठीक है। और टेंजिबल में बहुत सारे आपके नाम आ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फिर से एक रिपीट कर रहा हूं, कैश हो सकता है, लैंड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, फिक्सचर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हीकल्स हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, राइट। और उसके बाद यहां पर है, इसमें एक्सपेंस और इनकम के लिए कॉमन नाम होते हैं। अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका इनकम कहलाएगा, राइट। और उसके बाद अब मैं आ रहा हूं फाइनली इसके रूल्स कि आप किस कैटेगरी के अकाउंट को कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं। तो हियर फॉर द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। हियर फॉर इन पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये आपके रूल्स हैं, राइट। अब यहां पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का सिंपल सा मतलब होता है व्हेनेवर यू मेक अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। एक सिंगल अकेला आदमी खुद अपने आप से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली एक दुकानदार होता है और एक आप होते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ यू आर द पर्सनल अकाउंट और आप दोनों ही नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें से कौन रिसीवर है और कौन गिवर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो जब दोनों साइड में अपन देखते हैं तो 2 जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके लिए एक रिसीवर है, दूसरा गिवर है। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होगा। जैसे ए है, ए सेलर है, ए ने माल बेचा है बी को, ठीक है। तो बी इज द रिसीवर फ्रॉम एज पॉइंट, ठीक है, और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए इज द गिवर, राइट। तो एक रिसीवर हो गया और एक गिवर हो गया, राइट। तो अब अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचेंगे तो बी इज द रिसीवर,
तो वो रिसीवर को क्या करेगा, डेबिट करेगा। मतलब ए अपनी बुक्स में किसको डेबिट करेगा, बी को। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हु इज द गिवर, बिकॉज बी परचेज करने वाला है तो somebody is giving, right? And who is the giver? A is the giver. तो वो गिवर को क्या करेगा, बी अपनी बुक्स में गिवर मतलब ए को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब दो आमने सामने बैठे होते हैं तो एक गिवर है तो दूसरा रिसीवर है। तो एक गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेगा तो दूसरा रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेगा। बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टीज, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने बिजनेस के बारे में, अभी चूंकि मैंने आपका एग्जांपल दिया, यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस, लेकिन अगर दो बिजनेसमैन आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है कि बोथ ऑफ देम हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। एक गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब मैं मेरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय बिजनेस, ठीक है, तो मैं यहां पर अगर कोई चीज बेच रहा हूं तो आई एम द गिवर, और अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो आई एम द रिसीवर। ठीक है, तो बीइंग माई सेल्फ, मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने आप को किसी भी प्लेस पर नहीं रखना है। मीन्स जब मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करूंगा तो नाइदर आई एम गिवर नॉर आई एम रिसीवर। मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मुझे सामने वाला जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं उसको देखना है कि वेदर ही इज रिसीवर और गिवर। अपने आप को मुझे कंसीडर कभी भी नहीं करना है। जब भी आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव नॉट टू कंसीडर एट ऑल योरसेल्फ आइदर रिसीवर और गिवर। ठीक है, आपको अपने आप को ना तो रिसीवर मानना है ना गिवर मानना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, तो आप अगर माल बेचने वाले हैं, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आप गिवर है, बट आपको अपने आप को कंसीडर नहीं करना है। तो आप सामने वाले को देखिए। अब अगर आप बेचने वाले हैं तो सामने वाला क्या करने वाला है, खरीदने वाला है। तो आपके यहां से गुड्स जाएगा, हु इज द रिसीवर, सामने वाला। तो आप उसको देखेंगे कि वो रिसीवर है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हैं तो इन दैट केस आप तो रिसीवर हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखेंगे। तो अगर आप रिसीवर हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला क्या होगा, गिवर होगा। तो आपको उसको कंसीडर करना है कि हु इज दैट, तो ही इज गिवर। तो आप उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आया कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप अपने आप को बीइंग ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेसमैन होने के नाते आप अपने आप को किसी भी प्लेस पर नहीं रखेंगे, नाइदर गिवर नॉर रिसीवर। आपको आपके अलावा जो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है, और उसी को आपको डेबिट या क्रेडिट करना है। अपने आप को डेबिट और क्रेडिट नहीं करना है। अब आते हैं हम वेन एवर यू डू द ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन में या तो आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, या कोई चीज आप रिसीव करते हैं या कोई चीज आप देते हैं। ठीक है, तो समथिंग विल कम और समथिंग विल गो। ओके, तो आपको देखना है कि वेदर द थिंग्स आर कमिंग, इनमें से कोई भी चीज आपके पास आ रही है या आपके पास से जा रही है। ठीक है, इफ यू आर द सेलर ऑब्वियसली गोइंग, इफ यू आर द बायर तो कोई ना कोई चीज आपके पास आएगी। क्लियर है कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास से कोई चीज क्या होगी, जाएगी, और अगर आप बायर हैं तो कोई ना कोई चीज आपके पास आएगी। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साइमल्टेनियसली भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपके पास से जा रही है और कोई चीज आपके पास आ रही है। ठीक है, कैसे हो सकता है, अगर आप पैसा पॉकेट में लेके कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, आप सामान लेते हैं और बदले में उसको क्या देते हैं, पैसा। तो गुड्स आर कमिंग एंड कैश इज गोइंग। तो कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। तो जो आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस दैट विल बी डेबिटेड, एंड व्हाट इज गोइंग इज टू बी क्रेडिटेड। जो आपके यहां से जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये रूल है आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड। अब आते हैं अपन नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट में दो कैटेगरी हैं, एक्सपेंस और इनकम्स। तो इफ यू इनकर द एक्सपेंसेस, अगर आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एक्सपेंस है, खर्चा है, लॉस है, ठीक है, तो आपको उस अकाउंट को डेबिट करना है। और अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, तो आपको उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब कैसे,
इफ यू पे द सैलरी, तो ये क्या हुआ आपका एक्सपेंस, ठीक है, खर्चा है, तो आप उसको डेबिट करेंगे, राइट। इफ यू रिसीव द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या है, इनकम है, तो आप उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से आपको या तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। फिर से मैं ये रूल आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन रूल यही रहेगा, ठीक है। दूसरा रूल है इन केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट इज नॉट मटेरियल कि द थिंग इज टेंजिबल और इंटेंजिबल, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, बट रूल एक ही रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्टली यहां पर आते हैं, यहां पर आपको एक्सपेंस या इनकम को डिफाइन करना है। अगर एक्सपेंस है तो आप उसको डेबिट करेंगे, लॉस है तो डेबिट करेंगे, इनकम है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, गेन है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से ये रूल आज मैंने आपको बताया। अब जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इन्हीं में से कुछ नाम, जो मैंने यहां पे इंस्टेंसेस लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ नाम आपको दिखाई देंगे, आपको उनको मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें या फिर इसमें। 3 कैटेगरी है, 3 में से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि अगर वो इस कैटेगरी में आ रहा है तो इस कैटेगरी में आने के बाद वो किस पोजीशन में है, गिवर या रिसीवर। उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करना है। अगर आपका अकाउंट इस कैटेगरी में आ रहा है तो आपको देखना है कि वेदर वो जो चीज है, ठीक है, वो आ रही है या जा रही है। अगर आ रही है तो आप डेबिट करेंगे, जा रही है तो आप क्रेडिट करेंगे। यू हैव टू डिसाइड। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है, इफ यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स अगर आपने परचेज किए तो गुड्स आर कमिंग, ठीक है। गुड्स जो है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आने के बाद फिर आप देखते हैं कि वो परचेज हो रहा है, तो परचेज हो रहा है तो नेचुरली वो आपके पास आ रहा है, तो आने वाली चीज को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड इफ यू आर सेलिंग द गुड्स, ऑब्वियस चीज है कि गुड्स आर गोइंग, ठीक है, गुड्स रियल अकाउंट और क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आप उसको करेंगे क्रेडिट, ओके। फिर यहां आते हैं, इफ यू आर पेइंग द सैलरी इट इज एन एक्सपेंस, डेबिट करें। इफ यू आर रिसीविंग द सैलरी इट इज इनकम, क्रेडिट करें, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि ये एक्सपेंस है या इनकम है, उसके हिसाब से आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है, और उसके बाद आप उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा जो दूसरा सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग का, मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन मेथड, जिसमें हम एक चीज इंक्रीज और डिक्रीज, बस वही उसी रूल से हम उसको समझेंगे। और फिर आपके ऊपर है कि आप किस रूल से डेबिट डिसाइड करते हैं, क्रेडिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि दोनों रूल अलग अलग हैं, लिटिल बिट थोड़े अलग हैं, लेकिन जो डिसीजन आता है, ठीक है, जो फाइनल कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो सेम होगा। रूल आप कोई सा भी लगाएं, लेकिन डेबिट क्या होगा, ये दोनों में सेम आएगा, क्रेडिट क्या होगा, ये दोनों में सेम आएगा। तो आपके ऊपर कोई एनफोर्समेंट नहीं रहेगा कि आप इस रूल से लगाएं या इस रूल से लगाएं। रूल आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन से कभी आपसे कोई पूछ ले कि इसमें ये वाला रूल क्यों लग रहा है, ये वाला रूल क्यों नहीं लग रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रूल इस तरीके से लगा और ये रूल इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है।